नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू गल्लां बातां। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बेहद खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि बहुत ही कम टाइम के अंदर इन्होंने शहर के अंदर अपना नाम बहुत अच्छे लेवल का बना लिया है। पेशे से तो ये स्किन के और हेयर के डॉक्टर हैं। वेलकम करते हैं हमारे जो गेस्ट हैं, डॉक्टर करमजोत हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू गल्लां बातां। थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार जी, थैंक यू मैम। जब आपकी पोस्ट डाली हमने तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस मेरे को शेयर किए कि आप हमारी ये क्वेश्चन पूछना मैम से, तो स्टार्ट करते हैं आगे। बट उससे पहले मैम, मैं रीड आउट कर रहा था, मैंने काफी कुछ सुना, तो बात आई बातों के बीच में गॉड गिफ्ट की। आपकी फैमिली को एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ मैम, प्लीज वो डिटेल में बताइए। श्योर जी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक संत थे, संत राम सिंह जी। तो उन्होंने जो गद्दी थी वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ डॉक्टर मुख्तियार सिंह, जिनके नाम पे हमारे क्लिनिक का नाम है, उनको वो गद्दी मिली हुई है। दैट पास टू माय फादर इन लॉ, ओके, डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह जी। मैम, क्या है उसके अंदर मैम, प्लीज थोड़ा और डिटेल में बताइए। संत राम सिंह जी वॉज अ वैद, तो Okay. उन्होंने वो वैद कल्चर जो था वो आगे ट्रांसफर किया। तो एट वन टाइम यहाँ पे कोई भी ज्यादा डॉक्टर्स नहीं थे बिकॉज ऑफ बॉर्डर एरिया। तो डॉक्टर मुख्तियार सिंह यूज्ड टू बी वन ऑफ द सबसे अच्छे वैद फाजिल्का के, वो माने गए हैं। ओके, तो मैम, तो हमारे हाथों में शफा है, कह सकते। बिल्कुल। और डॉक्टर तो वैसे ही जान बचाने वाले होते हैं, भगवान का दूसरा रूप माना गया है इनको। तो मैम, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपका फाजिल्का में आना कैसे हुआ? आई गॉट मैरिड ओवर हियर। मी एंड माय हस्बैंड वर डूइंग आवर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज, पटियाला में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। एट दैट टाइम हमारी फैमिलीज ने डिसाइड करा और मैं यहाँ आ गई। तो मैम, आपका बर्थ कहाँ का है? बरनाला। बरनाला से हैं बेसिकली आप? ओके, बरनाला, पटियाला और फिर फाजिल्का आपका आना हुआ। तो फाजिल्का में आपको आगे थोड़ा सा अजीब नहीं लगा कि किस सिटी के अंदर आ गए हैं? स्टार्टिंग में थोड़ा सा फील हुआ था, बट लेटर ऑन जब मैंने यहाँ पे रहना शुरू करा, मैंने यहाँ के लोगों को समझा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों में बहुत ज्यादा प्यार है, अपनापन है, अंडरस्टैंडिंग है। इतना प्यार मुझे इस शहर में आके मिला जो मुझे अपने होम टाउन में भी नहीं मिला। तो कुछ ना कुछ वो भी आप मिस करते होगे कि पटियाला इतनी बड़ी सिटी है, घूमने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समटाइम्स फील तो होता है, लेकिन हर जगह के अपने ड्रॉबैक्स और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। और वैसे भी आप सारा दिन पेशेंट्स के साथ ही रहते हैं, तो वो टाइम भी नहीं मिलता होगा आपको। फैमिली टाइम एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते बनाते उन चीजों का टाइम वैसे ही नहीं मिलता। जी बिल्कुल। तो क्वेश्चंस मैम स्टार्ट करते हैं आगे। मैम, आजकल जो जनरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों के अंदर, जो यंगस्टर्स हैं, हेयर फॉल की। तो मैम, हेयर फॉल क्यों हो रहा है आजकल इतना ज्यादा? या जो बच्चे हैं उनके व्हाइट कलर के हेयर बहुत टाइम से आने स्टार्ट हो गए हैं, ये किस लिए हो रहा है? देखो, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेयर फॉल। काफी तरह के हेयर फॉल जो है बच्चों में देखने को मिले हैं, जो आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग या कैनाइटिस बोल रहे हो। मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला है फास्ट एंड फ्यूरियस लाइफ हो रखी है हमारी। हमें खाना भी फास्ट है, हमें चलना भी फास्ट है, हमें हर चीज फास्टली करनी है। कुछ भी चीज, कोई भी खाने वाली चीज प्योर नहीं है, प्योरिटी का इशू है, पोल्यूशन का इशू है। सो मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो अपना रोल इसमें प्ले करते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं डेफिनेटली। देयर आर फ्यू यंगस्टर्स हु कम टू मी एंड से, मैम हेयर फॉल तो हमारे फादर में भी हुआ है, लेकिन वो बहुत लेट हुआ है, तो हम में इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल अपने फादर के साथ कंपेयर करो, है ना। वो कैसी लाइफ जीते थे, कैसा खाना खाते थे, कितने उनके स्ट्रेस लेवल्स थे, उन सबके साथ जब आप कंपेयर करोगे, देन यू विल रियलाइज कि आपको ये प्रॉब्लम जल्दी क्यों आ रही है। कितने केमिकल एक्सपोजर्स हैं, शैम्पूज, कंडीशनर्स, वैक्स, ड्रायर्स, तब कहाँ होते थे? बिल्कुल मैम। और उस टाइम फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत होती थी। एग्जैक्टली। और आजकल फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल जीरो हो रही है। हमारा फूड फास्ट है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल स्लो है, स्लो हो गया, सेडेंटरी है। दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। मैम, आपको बुलाने के लिए मेरे को काफी रिकमेंडेशंस आई। मैंने काफी लोगों से सुना, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी सुना आपके बारे में, कि एक वन ऑफ माई फ्रेंड की उसके हेयर फॉल हो रहा था काफी। उसने यहाँ पे भी ट्रीटमेंट करवाया किसी डॉक्टर से, नहीं आराम आया। देन वो लुधियाना, चंडीगढ़, काफी जगह करवाया, लेकिन नहीं उनको आराम आया। देन उनको आपके बारे में पता चला, आपके पास आए, उनको 1 वीक के अंदर अंदर रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो मैम, ऐसा क्या है आपके पास? आई यूजुअली डोंट ट्रीट पीपल। मैं उनको समझाती हूँ कि उनको किस चीज की जरूरत है,
बियॉन्ड मेडिसिन ऑल्सो। आप मेरे किसी भी पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे या मेरी कभी भी स्लिप देखोगे तो उसके फ्रंट साइड पे मेडिसिन होती हैं, बैक साइड पे प्रिकॉशंस की लिस्ट होती है। ये जरूर करना है, मेडिसिन लो ना लो, लेकिन ये जरूर एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं मैम मैंने ये भी देखा है कि अपने एरिया के अंदर है ना, पानी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। पर पानी में प्रॉब्लम्स कहाँ से हो रही हैं? पोल्यूशन, राइट। वैसे ही है ना कि हमारे एरिया के अंदर आगे फाजिलका में ना लेक होती थी एक बात आप, जिसके किनारे पे फाजिलका एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन वो लेक खत्म हो गई, जिसकी वजह से फाजिलका का जो टीडीएस लेवल है पानी का वो इंक्रीज हो गया। और ना करते भी 11 ड्रेन्स फाजिलका के पास पड़ती हैं। लुधियाना का बूढ़े नाले का जो जितना भी गंदा पानी वो सारा यहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। डेफिनेटली, यू आर राइट। ये चीजें सही करने के लिए लोगों को अपनी डाइट भी अच्छी करनी पड़ेगी, मेजरली तो आपको कंसर्न शो करना पड़ेगा। हमारी जनरेशन्स या आजकल लोगों का जो एटीट्यूड है कि छड़ यार सानू की फर्क पैंदा है, राइट, वी हैव टू लीव दैट एटीट्यूड। हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये हो गया ना कि आगे हम सोचते थे कि हमारे तक ये बात नहीं आई है, लेकिन ये बात अपने तक पहुंच चुकी है, तो हमें अब जागना पड़ेगा। मैम हेयर फॉल अगर जनरली हो रहा है पानी की वजह से, किसी चीज की वजह से, तो मैम उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है कि हम घर पे भी कर सकें? सबसे पहले तो आपको अपनी हेयर हैबिट्स चेंज करने की जरूरत है। जैसे मैं इस वेदर में बात करूं, लोग गर्म पानी से सिर धोते हैं जी। यू शुड नेवर यूज हॉट वाटर। Okay. बालों के लिए कभी गर्म आग जैसा पानी यूज नहीं करना मैं खुद करता हूँ। एग्जैक्टली, यू कैन यूज वार्म वाटर, लेकिन हॉट वाटर कभी यूज नहीं करना है। दूसरा, अपनी हेयर की रिंसिंग हैबिट्स जो हैं उनको फ्रीक्वेंट रखना है। ये नहीं है कि हफ्ते में एक बार सिर धो रहे हैं। फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड है हफ्ते में 2 बार, और मेल्स के लिए रिकमेंडेड है एवरी अदर डे एटलीस्ट। यू शुड वॉश योर हेयर। ऑयल को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, खास करके यंगस्टर्स, मेनली जिनको डैंड्रफ का, सिबोरिया का या एक्ने का इशू है, उनको बहुत ज्यादा ऑयलिंग अपनी स्कैल्प की नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। हार्श शैम्पूज अवॉइड करने हैं। अपनी बेसिकली अपनी हेयर की टाइप, अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आपको शैम्पूज वगैरह यूज करने चाहिए। ओके मैम। और डाइट पे बहुत ध्यान देना है। डाइट तो ऑब्वियस ही बात है मैम, मेजर रोल प्ले करती है इस चीज के अंदर। मैम सेकंड क्वेश्चन मेरा आता है कि आजकल यंगस्टर्स है ना, पिंपल से बहुत परेशान है। मैं कल ही एक डॉक्टर के पास बैठा था, तो एक बच्चा आया 16-17 एज का होगा, तो डॉक्टर से जब बात की कि सर मैं 3 साल से मेडिसिन ले रहा हूँ किसी अदर डॉक्टर का नेम लेके, बट मेरे को कोई आराम नहीं आया। मैम पिंपल्स का इशू क्यों है इतना? देखो, पिंपल्स इज कंसिडर्ड एज अ फिजियोलॉजिकल डिजीज। यंगस्टर्स में पिंपल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है जी। पहले तो इस बात को समझना है। इन बुक्स इस चीज को बीमारी भी नहीं कहा जाता है, बट उसका ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है बिकॉज वो सीक्वल छोड़ता है। जो स्कार्स एंड मार्क्स रहते हैं वो लेटर ऑन ट्रीट करने बहुत मुश्किल है। पिंपल्स के भी अगेन रीजंस आर सेम होते। पिंपल्स क्या है बेसिकली? पाइलोसिबेशियस यूनिट जो होती है हेयर एंड सिबेशियस ग्लैंड, उसी की बीमारी है ये। ओके, ठीक है जी। जब इसमें एक एडिशनल फैक्टर ये आता है कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स या सिरम्स, बहुत सारी कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जिनके सिरम्स, सनस्क्रीन्स, अपनी नॉलेज पूरी नहीं है फिर भी हम अपने फेस पे लगाते रहते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते रहते हैं। ये सारी चीजें पिंपल्स को और ज्यादा बढ़ाती हैं। बाकी डाइट में बहुत ज्यादा फैट, डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा कंजप्शन, ये सारी चीज तो डेफिनेटली अपना रोल प्ले करती ही हैं। कुछ मेरे जैसे भी हैं मैम जो कुछ भी यूज नहीं करते फेस पे, फिर भी पिंपल्स हो जाते हैं। तो उसमें एज सबसे पहला फैक्टर मैंने एज ही बताया। तो आजकल जो मार्केट के अंदर मैम फेस वॉशेज आ रहे हैं चारकोल वाले, एक्ने वाले काफी, तो ये क्या सही में अपना असर दिखाते हैं फेस के ऊपर या बस ऐसे ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये असर नहीं दिखाते, लेकिन दैट डिपेंड्स। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है जी, तो आपको इन चीजों पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको एक आधा पिंपल निकलता है, आपको बहुत ज्यादा इशू नहीं है, आपकी स्किन ऑयली है, देन आप कर सकते हो यूज, इनको ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बुरी ही होती हैं, लेकिन हर चमकती चीज सोना भी नहीं होती है। राइट। तो वही मैसेज है सभी को कि खुद पहले यूज करें फिर पता लगेगा, या खुद यूज ना करें। अगर आपको कोई कंसर्न शुरू हो चुका है देन यू शुडंट एक्सपेरिमेंट विद योर स्किन। तो आप अपने डर्मेट के पास जाएं, उनसे बात करें, वो एनालाइज करेंगे आपकी स्किन टाइप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रोडक्ट्स दे देंगे जी। एक्सपेरिमेंट मत करें, खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें, खुद से डॉक्टर खुद ना बने, तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्लोइड क्या चीज है मैम? क्लोइड, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में, तो मेरे को भी बहुत कम पता चला कि
क्लोइड नाम की कोई चीज होती है, तो क्या है मैम, प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए ये। इट्स अ जेनेटिक टेंडेंसी। नॉर्मली किसी को भी अगर कोई वुंड होता है या जख्म होता है, वो नॉर्मली या तो हील कर जाता है या एक डीप स्कार छोड़ता है। लेकिन इन सम पीपल बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उनके जब उनके स्कार बनता है तो बहुत ज्यादा फाइब्रस टिश्यू ले होता है। ओके। और वो बहुत क्लोजली ले होता है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ हार्ड बल्ज। बहुत हार्ड सी वहां पे स्वेलिंग बन जाती है, उसको कीलोइड बोलते हैं। मैम मैंने जो इमेज देखी थी उसके अंदर ये था कि ऐसे ही लगता है कि ये बॉडी का कोई पार्ट है, स्किन से कवर हो जाता है प्रॉपर वो, तो मैम इसका कोई ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली इसके ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि आप उसको टच कम करो। ठीक है। उसको इरिटेट कम करो। ओके। जितना आप अपनी स्किन को फ्रिक्शन पे लेके जाओगे या जितना उसको और इंजर करोगे, उतना ही उसका साइज बड़ा होता जाएगा। ओके। दूसरी बात जो मिथ है कि कीलोइड की सर्जरी कर दो मैम, मेरे पास आते हैं लोग बोलते हैं मैम इसको निकाल दो। हम उसको निकालेंगे, वो पहले से बड़ा बन जाएगा। ओके। ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट्स में वी हैव ILS, इंट्रालीशनल स्टीरॉइड्स, हम उसमें लगा सकते हैं। कंप्रेशन थेरेपीज दे सकते हैं, सिलिकॉन पैचेस लगा सकते हैं, और कुछ नई जो है टेक्निक्स वो भी आजकल जैसे PGI या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रिसर्च चल रही है इस चीज के बारे में। ये जड़ से खत्म हो जाता है? कुछ पेशेंट्स में जड़ से खत्म हो जाता है, कुछ पेशेंट्स में नहीं भी होता है। ओके। तो अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कुछ? ठीक है मैम। एक है ना, मेरी फ्रेंड है, तो उसके है ना ईयरलोब की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरी उससे बात हुई तो सिविल हॉस्पिटल गई, वो ENT के पास, डॉक्टर आशिमा आपकी फ्रेंड हैं जो, तो उन्होंने आपका रिकमेंड कर दिया उनको। तो उसको क्या है, उसको शौक बहुत है इयररिंग्स पहनने का, और वो अब जब जब वो पियर्सिंग करवाती है उसके प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसने मेरे को बताया कि मेरे को ना जितनी बार भी होता है ना, तो मैं डायरेक्ट पहले मैम के पास जाती हूँ कि मैम मैंने ये करवा लिया है, इसको थोड़ा आप देख लो। तो बहुत सुनने को मिला आपके बारे में कि बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं मैम, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं 6-8 महीने से इस चीज के बारे में सोच रहा था कि मैम को बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम डिले कर रहे थे जान के कि हमें थोड़ा और डिटेल के अंदर पता चल जाए, और वैसे भी आपका शेड्यूल बहुत बिजी होता है। थैंक यू मैम। मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है जो विंटर्स के अंदर मेजरली सभी के अंदर आता है। फिंगर स्वेल कर जाती हैं, पैरों की, हाथों की, लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड, उनके एक साथ क्या हुआ कि फिंगर स्वेल तो होती होती उसके अंदर पानी भर गया उनके। मेरे पास फोटो नहीं है, मैं आपको फोटो दिखाता। इतना पानी भर गया कि फिंगर्स मूव करनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। तो ये रीजन क्या है? मैंने पहली बार सुना कि फिंगर्स के अंदर स्वेलिंग के बाद पानी भी भर गया है। फिंगर्स के स्वेल होने का सबसे पहले मैं आपको रीजन बताऊं तो दैट इज जब आप विंटर्स में बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर को एक्सपोज होते हो, तो हमारे जो एंड ऑर्गन्स होते हैं, ईयर लोब्स, नोज, फिंगर्स, टोस, वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो हेयर पिन वेसल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है। तो जैसे ही आप बहुत ज्यादा कोल्ड को एक्सपोज होते हैं तो वो वेसल्स वेजोकंस्ट्रिक्शन में जाने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई वहां पे ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, उसकी वजह से इस्कीमिक इंजरीज होती हैं, दैट लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ द फिंगर्स। ओके। इसको हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है इसमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। जब भी एक्सट्रीम विंटर्स होंगी, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर को आप एक्सपोज होगे, और आपकी थोड़ी सी भी अगर बॉडी में टेंडेंसी है उस चीज की, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। बाकी जो पानी भरने की आप बात कर रहे हो, जब भी किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है तो जो फ्लूइड है वो उसमें से एक्सुडेट होना शुरू हो जाता है, उसी की वजह से हमें जो पानी वाली स्वेलिंग है वो दिखनी शुरू हो जाती है। या फिर दूसरी चीज ये भी होती है, कई बार फिंगर स्वॉलन की वजह से हम कुछ घरेलू नुस्खे या ऐसे ही लेके मार्केट से कोई ऑइंटमेंट्स, कोई क्रीम्स भी अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। मैम स्वेलिंग जब होती है तो मेजरली घर में यही चीज बोली जाती है, पानी गर्म करो, उसके अंदर सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा नमक डालो, उसके अंदर पैर या हाथ डुबो के रखो थोड़ी देर, 3-4 बार करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये करना सही है? कुछ हद तक सही भी है, उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। वी डोंट हैव टू यूज वेरी हॉट वाटर, ओके, अदरवाइज रीवॉर्मिंग इंजरीज हो सकती हैं। हमें कोसा पानी ही लेना है। ओके। कॉन्सेप्ट कुछ हद तक सही है, क्योंकि हाइपरटोनिक बन जाता है वो सोल्यूशन जब आप उसमें नमक डालते हैं जी। जो आप ऑयल डालते हैं वो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, तो वहां तक वो चीज सही है। हाइपरटोनिक में जब आप हाथ डालोगे वो स्वेलिंग को कम करने में, रिलीव करने में हेल्प करेगा। मॉइस्चराइज करना तो हम वैसे ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइज जितना करके रखोगे उतना ही कोल्ड का एक्सपोजर जो है, इफेक्ट जो है स्किन पे वो कम हो जाएगा। वैसे भी विंटर्स के अंदर ड्राइनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एग्जैक्टली। अगर मैम फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर खुद के डॉक्टर ना बने अगेन से।
सर आई एम देयर फॉर यू। इतने मुश्किल से इतने अच्छे डॉक्टर हमें फाजिलका वालों को मिले हैं, तो हमें बेनिफिट लेना चाहिए उनका। थैंक यू सो मच। मैम एक क्वेश्चन और था मेरा, टैटू। आजकल बहुत से लोग मेरे जैसे टैटू बनवाने के शौकीन है, किसी रीजन से नहीं बनवा पा रहे हैं, पर जिन्होंने बनवा लिए हैं वो कई रिमूव भी करवाते हैं टैटू जाके लेजर से। तो मैम पहला क्वेश्चन मेरा ये है इसके अंदर कि क्या टैटू बनवाना सेफ है या बनवाना चाहिए या नहीं? इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। डर्मेटोलॉजिस्ट कभी रिकमेंड नहीं करेगा आपको कि आप टैटू बनवाओ, ठीक है। दो आजकल जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट टैटू बना रहे हैं, दे आर क्लेमिंग कि वो स्ट्राइल नीडल्स, स्ट्राइल सब कुछ यूज कर रहे हैं, बट स्टिल हम ये चीज रिकमेंड नहीं करते। पहली बात तो वही है कि अगर स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं हुई देन यू में हैव कंटेजियस डिजीज, HIV, हेपेटाइटिस, ये चीजें आप कैच कर सकते हो। दूसरी चीज है आप फॉरेन बॉडी अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा रहे हो, दैट कैन अगेन लीड टू कॉन्टेक्ट एलर्जिक और कॉन्टेक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस। टैटू ग्रेनुलोमास बन सकते हैं आपको, तो इसीलिए मैं तो नहीं कहूंगी कि टैटू बनाना सेफ है। मतलब मेरे को अपना विचार बदल देना चाहिए। एंड सेकंड मैम ये कि टैटू रिमूवल के लिए आते हैं आपके पास लेजर के लिए, तो क्या वो सेफ है? हाँ, इट्स टोटली सेफ। प्रॉपर अच्छे से मतलब टैटू रिमूव हो जाता है या लेजर अपना मार्क छोड़ती है? 90% केसेस में बिल्कुल अच्छे से टैटू रिमूव हो जाता है, बट देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड एज घोस्ट इमेज इन सम स्किन टाइप्स, या कह सकते हो 5 से 10% लोगों में वो एक हाइपोपिगमेंटेशन उस एरिया में रह जाती है, उसको घोस्ट इमेज बोलते हैं। ओके, तो मतलब पहली बात तो टैटू ना ही बनवाएं, और अगर बनवा रहे हैं तो फिर सोच समझ के बनवाएं। बिल्कुल जी। एक क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि जो हेयर फॉल के अंदर आ रहा है, लोग आजकल हेयर फॉल की वजह से वैसे तो परेशान हैं ही हैं, बट हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा रहे हैं। कईयों के सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पेन रहती है, बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है मैम कि उनके पेन होनी स्टार्ट हो जाती है? इट डिपेंड्स आप हेयर ट्रांसप्लांट करा कहाँ से रहे हो। आजकल टेक्नीशियंस हैं, टीम्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आपको वाइजली चूज करना होता है। कुछ पैसे बचाने के लिए आप बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करा सकते। वो लोग आपका हेयर ट्रांसप्लांट तो कर देंगे, लेकिन आपको पोस्ट केयर समझा के नहीं भेजेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट इज बेसिकली अ मेजर सर्जरी। अगर उसके बाद अपनी स्किन हेयर का पूरा ध्यान नहीं रखोगे तो इट विल गो इनटू फेलियर। मतलब ये मेन रीजन है कि आप कहां से, किन हैंड से, आर यू इन सेफ हैंड्स और नॉट, ये चीज देखनी सबसे जरूरी है। वही है कि क्योंकि इस चीज पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सैडली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, कोई भी कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, बट अंडर द कवर बहुत सारे लोग कर रहे हैं और लोग करा भी रहे हैं। मतलब अपनी जान से खुद खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ के अपने डॉक्टर सिलेक्ट कर दो, ठीक है। एक मैम मैं ना इंस्टाग्राम चला रहा था अपना, तो उसके अंदर मेरे को ना जो हमारे साथ मेजरली समर्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, हमारे स्किन का कलर चेंज हो जाता है, बॉयज के साथ मेजरली टैनिंग बहुत ज्यादा होता है ऐसा। टैनिंग रिमूव करने के लिए आप ये वाली सोप यूज कर लो, सिंगल टाइम में हो जाएगा। आप ये वाली क्रीम यूज कीजिए, हो जाएगा। क्या सही है ये? मुझे डायरेक्टली ब्रांड का नेम नहीं लेना चाहिए, लेकिन देयर इज अ क्रीम इन द मार्केट जो मैं जब से पैदा हुई हूं तब से क्लेम करती आ रही है कि आप 3 दिन यूज करोगे गोरे हो जाओगे। क्या कोई ऐसे गोरा हुआ देखा है आपने? वही तो मैम, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो मतलब उस चीज के साथ तो सबका एक्सपोजर भी हो रखा है ना, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज पे बिलीव करना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मैम कोई सोप आपको एक दिन में गोरा नहीं बना सकती है। बट मैम कुछ आप रिकमेंड कीजिए हमारे व्यूअर्स को कि सोप हो या कोई भी प्रोडक्ट हो जिससे टैनिंग कम हो जाए या रिमूव थोड़े टाइम के बाद हो जाए। सबसे इजीएस्ट एंड किफायती तरीका है कि आप जब भी ऐसे किसी एरिया में जा रहे हो, ज्यादा धूप में जा रहे हो, देन वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स। सेकेंडली, वेयर अ गुड क्वालिटी सनस्क्रीन, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ठीक है। एंड थर्डली, इन केस अगर आपको टैनिंग हो जाए और आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है जी, तो खुद से एक्सपेरिमेंट मत करें, हमें दिखाएं। आपके पास जाना कंपल्सरी है हमारा। Exactly. बॉयज का स्पेशली। I have given you first 2 points. अगर वो फॉलो कर लेते हो तो टैनिंग नहीं होगी। पर मैम वो नहीं हो पाते हैं विंटर समर के अंदर, डेफिनेटली है कि जल्दी होती है जाने की, एक गर्मी लग रही होती है
तो वैसे ही हाफ स्लीव्स के अंदर होते हैं, और ऊपर से अगर हम सनस्क्रीन लगा ली तो वैसे ही पसीने से कैसे हो आई पाता है। अंडरस्टैंड दैट इज अ वेरी बिग इशू। सनस्क्रीन लगाने से पसीना बहुत आता है। मेरे तो बहुत आता है मैम वैसे ही भी। बट नाउअडेज वी हैव वेरी गुड क्वालिटी सनस्क्रीन्स इन फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स, जिनसे ये प्रॉब्लम भी नहीं होती। ओके, चलो आपके पास आना वैसे भी होगा, मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो आपके पास आना तो है ही है वैसे मैंने, पर आपका आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। मेरा मैम लास्ट क्वेश्चन ये है, वाइंड अप करते हैं, कि आपके पास हमारे रिगार्डिंग कुछ सजेशंस, फीडबैक? यू आर डूइंग वेरी वेल, इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो, जो तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके यार। थैंक यू सो मच मैम। यही हमारी कोशिश थी, मेरी और राघव की, कि फाजिल्का को कुछ नया दिया जाए, और इसी कोशिश के अंदर हम लगे हुए हैं। तो अगर आपको ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है और मैम भी अपना टाइम निकाल के आए हैं स्पेशली आपके लिए। तो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, टीम गल्ला बातां एंड बब्बर स्वीट्स की तरफ से एंड स्वीट बाइट की तरफ से आपके लिए मैम छोटा सा गिफ्ट मैम। थैंक यू सो मच आनंद, इट वाज माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच मैम। ये जो कुकीज हैं ये होममेड कुकीज हैं, Okay. बटर एंड घी वाली कुकीज हैं, तो आप टेस्ट जरूर कीजिए और बताइए। बाकी हमारा प्यार मैम आपके साथ है। तो ये किरिंग्स हैं हमारे गल्ला बातां के, थैंक तो यू ये सो प्लीज मच। जरूर यूज कीजिए। थैंक यू सो मच फाजिल्का, आपने हमें इतना प्यार दिया, और प्लीज शेयर करते रहिए। जी मैम, कुछ कहना चाहते हैं आप? मुझे भी बहुत प्यार दिया है फाजिल्का के लोगों ने, somehow मैं उस चीज को रिटर्न कर पाऊं, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय हिंद।